हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्रपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट यूपीपीएससी जीआईसी या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी में मैथ्स पूछी जाती है। तो सुनिए, शॉर्ट नोट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आज मैं आपके सामने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूँ। सुन, एग्जाम से पहले ये रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ और ये जो कंटेंट आप देख रहे हो, हमारी टीम और हम लोग लग के इस पे काम करते हैं। बस हम आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, सो दैट कि हमें एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। आज की इस शॉर्ट नोट्स के अंदर हम आपको बताने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन रूल क्या होता है, प्लस बेस्ट थ्योरम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मोड, मीडियन, इनके फार्मूले यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा आप सभी को जानते हैं कि टोटल आउटकम और ऊपर आता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे m प्लस n टोटल आउटकम है और फेवरेबल यहाँ पे m है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास ये होती है। आप सभी को इसके बारे में पता ही है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कोई भी इवेंट दे रखा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है वो क्या होता है, उसके नहीं होने की केसेस होते हैं, राइट। उसको हम ई बार से डिनोट करते हैं या ईसी से डिनोट करते हैं। अगर होने की प्रोबेबिलिटी ये तो नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 माइनस कर देते हैं, तो वहां से आ जाता है इसमें होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब बात करते हैं सुन एडिशन थ्योरम ऑफ टू इवेंट ए एंड बी। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारे पास जो होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल ले, तो स्टूडेंट ए और बी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता है, आपको बता दूं वेन डायग्राम से अगर आप देखोगे तो ये है, ये बी है और ये बीच में इंटरसेक्शन आता है। अगर आपसे बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी, जैसे मैं बात करूँ सुनिए डायग्राम आप देख रहे हो, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या सुन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम होता है, जिसमें खाली ये मतलब बी को हटा दो, है ना, मतलब ए में से आप क्या करो सुन बी को हटा दो, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है सुन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको इस प्रकार से भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो उस वाले केस में बी माइनस ए हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं सुन यहाँ पे, जैसे हमने अभी आपके सामने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, इसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी यहाँ पे कहते हैं। क्लियर है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसमें ये डी मॉर्गन लॉ होता है, और इसको हम यहाँ पे 1 माइनस ए यूनियन बी के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। बात करते हैं सुन यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट कब आता है, जब यहाँ पे जो इवेंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, राइट। जैसे बात करी जाए पी ए बाई बी, तो सुन इन दोनों का इंटरसेक्शन नीचे बी आ जाएगा, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे हमारे पास पी बी बाय है, तो सुन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन पी ए आ जाएगा। क्लियर। अल्टीमेटली ये जो कंसेप्ट है ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से निकल के आता है। अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है जहां पर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के बारे में, तो सुन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो हमारे पास पी ए इंटू पी बी होता है, अगर इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर इवेंट यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया तो उस वाले केस में क्या होगा सुन पी ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद हम क्या करेंगे सुन, अगर डिपेंडेंट इवेंट है उस वाले केस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए ए हो गया तो ए के होने के बाद यहाँ पे क्या होगा सुन बी आएगा, और इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोलते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और मान लीजिए पहले बी हो गया, है ना, तो बी होने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन ए होगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है, डिपेंड करता है कि हम एग्जाम में यहाँ पे क्या देखा, और ये मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। अगर मैं वही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि ए ई वन इंटरसेक्शन ई टू, तो ई वन हो गया और ई वन होने के बाद ई टू है, राइट। अगर यही हमारे पास 3 इवेंट हो रहे हैं तो उस वाले केस में क्या होगा सुन, सबसे पहले पी ई वन, फिर ई वन होने के बाद ई टू, फिर ई वन ई टू होने के बाद ई थ्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से अगर हमारे पास एन इवेंट्स दे रखे हैं तो उसको इस प्रकार से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सुन एक और रूल होता है हमारे पास, दैट रूल इज नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंटेशन रूल, और ये क्या होता है, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमने ए को प्रॉब्लम दी है, बी को प्रॉब्लम दी है, बताओ
कम से कम एक बंदा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या कोई एक टारगेट है जिसको एक पर्सन हिट कर रहा है, दूसरा पर्सन उस टारगेट को हिट कर रहा है, तीसरा पर्सन उस टारगेट को हिट कर रहा है, बताओ टारगेट हिट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई। तो ऐसे केसेस में 1 माइनस किसी से ही नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और इसी को हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन रूल यहाँ पे कहते हैं। अब बात करते हैं सुन बेस थ्योरम के बारे में, जो कि जीआईसी के सिलेबस में भी है, और बेस थ्योरम पे मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सुन आप देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल कंटेंट रहेगा ये आपके लिए। सुन बेस थ्योरम यहाँ पे क्या होती है, तो बेस थ्योरम ये बोलती है हमारे पास यहाँ पे, मान लीजिए ना, और ये हमारे पास क्या होता है सुन, इनवर्स कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए होता है कि अगर आपके पास ए बाय बी दे रखा है और अगर आपसे बोला जाए कि भैया बी बाय ए निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए इसका काम में यूज किया जाता है। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए हमारे पास 3A है, ये हमारे पास B है ना, और ये हमारे पास C है, जहां से मैं अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह से मैं प्रोडक्ट मिल रहा है। मान लीजिए मैं बोल्ट ले रहा हूँ ना, ए कंपनी है, से बोल्ट ले रहा हूँ, बी से ले रहा हूँ, सी से ले रहा हूँ। ए जो है वो क्या कर रहा है सुन, 40% सप्लाई कर रहा है, पर ये 1% डिफेक्टिव भेजता है ना। इसमें ये 30% सप्लाई कर रहा है और ये 2% डिफेक्टिव भेजता है। इसमें ये भी 30% सप्लाई कर रहा है और ये 3% डिफेक्टिव भेजता है। अब यहाँ सब बोल्ट इकट्ठे हो गए। अब आपसे बोला जाए कि भैया बताओ, एक बोल्ट हमने रेंडमली निकाला, वो ए का डिफेक्टिव हो, वो बी का डिफेक्टिव हो, या सी का डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे बेस थ्योरम यूज की जाती है। तो बेस थ्योरम कैसे यूज की जाती है इसको समझाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करोगे सुन, यहाँ पे ए कितना सप्लाई कर रहा है, ए सप्लाई कर रहा है 40% है ना, ठीक है। बी सप्लाई कितना कर रहा है सुन, बी सप्लाई कर रहा है यहाँ पे 30% है ना। ऐसे सी कितना सप्लाई कर रहा है सुन, सी सप्लाई कर रहा है 30%। अब देखो ए का डिफेक्टिव, सुन ए के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है सुन, 0.01% है ना। सुन बी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है सुन, बी के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.02% है ना। इसी प्रकार से सी के डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या दे रखी है सुन, वो दे रखी है यहाँ पे 3%, दैट इज 0.03। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताओ हमने एक रेंडमली यहाँ पे निकाला, बताओ डिफेक्टिव निकला, वो ए का डिफेक्टिव है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव निकला, बताओ वो बी का डिफेक्टिव क्या प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे सुन, अगर आपको इसका निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखो है ना। जिसका निकलना उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो है ना। पी डी बाय ए, इसी प्रकार से पी बी है ना, पी डी बाय बी है ना, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ये है ना, बी बाय डी हो जाएगा ना ये, एंड इसी प्रकार से यहाँ आएगा नेक्स्ट पी सी एंड पी सी बाय डी है ना। ये सब आप मल्टीप्लाई करके नीचे रख दोगे। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है, और यही हमारे पास बेस थ्योरम होती है। क्लियर है, तो इसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें मीन मोड मीडियन। तो सुन आपको बताना चाहता हूँ कि मीन का फार्मूला, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है, और ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। सुन जो मीडियन होता है वो क्या दिखाता है सुन, मिडिल टर्म को दिखाता है कि जो भी हमारे पास नंबर दे रखे हैं, अगर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा है तो उसकी सबसे मिड में जो आ रही है टर्म वो कौन सी, वो मीडियन दिखाता है। मोड ये दिखाता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, ज्यादातर कौन रिपीट हो रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे मोड को दिखाता है। अगर हम बात करें सुन, तो मीन निकालने का फार्मूला ये होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उस वाले केस में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इसका फार्मूला होता है। कभी कभी हमारे पास और भी चीजें यहाँ पे दे रखी होती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इट इज बेस्ड ऑन ऑल द गिवन आइटम, हैंस इज कंसीडर द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल नेचर। मतलब जो मीन होता है उसको बेस्ट माना जाता है। अर्थमेटिक इज कॉल्ड आइडियल मीन, इसको आइडियल मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर बाई चांस एंड वैल्यूज को अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा सुन, अफेक्ट होता है। अगर मैं वेटेड मीन की बात करूं तो हमारे पास x1 x2 xn दे रखा है, और इसका वेट हमारे पास ये दे रखा है, तो इसका जो वेटेड मीन होता है इनको आपस में प्रोडक्ट करके रख दो, डिवाइडेड बाय इसका वेट टोटल नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या होता है सुन, वेटेड मीन की बात होती है। अगर हमें कंबाइंड मीन की बात करी जाए कि दो हमारे पास अलग अलग मीन दे रखे हैं, मान लीजिए x1 बार एक मीन है जो कि n नंबर्स के लिए, और x2 बार दूसरा मीन है जिसको n2 नंबर के लिए, तो इनका कंबाइंड मीन क्या होगा, तो बेटा n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय नीचे n1 प्लस n2 हो जाएगा। कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है। इसमें ज्योमेट्रिक कंबाइंड मीन का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है ना, यहाँ पे log g इज इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होता है। इसी प्रकार से हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये होता है। अगर 3 नंबर है तो उसका फार्मूला ये होता है, अगर n नंबर है तो उसका फार्मूला ये होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। इसमें अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ये तीनों के फार्मूले होते हैं, इनके बीच में ये रिलेशन होता है, आप देख सकते हैं।
इस वक्त आप सभी से बताना चाह रहा हूँ कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो चुका है और सेकंड ग्रेड के लिए हम लोग 8 तारीख से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर 25 क्वेश्चन आपको हमारे एप्लीकेशन पे दिए जाएंगे, वहां पे आपको टेस्ट देना है एंड इस वक्त शाम को हम उन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद द शॉर्ट ट्रिक कराने वाले हैं। प्लस आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे या इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देगी। फिर सुन एक और बात करते हैं, ये मैंने आपको रिलेशन बता ही दिया, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन हमेशा यहाँ पे मिडिल टर्म होता है, पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे 5 टर्म है, 1 2 5 6 7, तो सुन ये जो मिडिल टर्म होगी ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन इसका मीडियन हो जाएगा। पर यही अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 6 टर्म ले लूँ तो उस वाले केस में मिडिल टर्म जो होगी वो कितनी होती है, 2 होती है। तो एन जब इवन ऑड है तब इसका मिडिल टर्म एक ही होता है, तो इसका मीडियन एक ही आएगा, है ना। और जब यहाँ पे इवन है तो उस वाले केस में 2 मिडिल टर्म आएगी, उसका एवरेज जो होगा वो बाई 2 करेंगे तो उसके हिसाब से इसका मीडियन की वैल्यू आती है। क्लियर। बात करी जाए सुन यहाँ पे, तो अगर हमें यहाँ पे मीडियन हमें पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें यहाँ पे मीडियन निकालनी है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहां पर हमारे पास n बाई टू जो होता है वो टोटल सम का बाई 2 होता है, सी एफ जो होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है और उसका फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बच्चे फार्मूले भूल जाते हैं, है ना। तो सुन ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुन यहाँ पे मोड का फार्मूला। तो मोड नॉर्मली हमारे पास ऐसी फ्रीक्वेंसी ली जाती है जो हाईएस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है ना। जैसे हमारे पास ये नंबर दे रखा है तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो 3 इसका यहाँ पे ज्यादा रिपीट कर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सुन इसका मोड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास इस प्रकार से डेटा दे रखा है तो उसका भी आप मीन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मीन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, और ये हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यू होती है। तो ये फार्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें मीन मोड मीडियन में ये रिलेशन होता है, कभी कभी एग्जाम में इस रिलेशन में बेस्ट भी क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर है। बाकी मुझे लगता है कि आपको ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन काफी अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसका लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम है, उस पर जुड़ जाइए, और व्हाट्सअप चैनल भी है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी काफी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी 3499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जिसमें फर्स्ट पेपर भी इंक्लूड है। अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ चाहते हैं तो 5999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी जीआईसी के कोर्स मैथ्स केयर पे अवेलेबल, इसकी टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैंने आपको बोला है कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट बाकी हम सीएसआर नेट आईडी जिम के लिए भी कोर्सेज देते हैं, हमारी बुक्स है। एंड स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपको लोड करते हैं। मैथ्स केयर ऐप एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, कैसे आप मैथ्स केयर ऐप पे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज है जीआईसी के लिए, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।